ओके। तो कल तक की क्लास में हमने थोड़ा बेसिक डिटेल देख लिया था इकोनॉमी के बारे में। अब थोड़ा आगे और चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे चेंज इन द इंडियन एग्रीन स्ट्रक्चर एंड इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमी। हम यहाँ डिफरेंट टाइप के जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, जिनमें से आप देख लीजिएगा। फर्स्ट जो है, ये तीन मेन है हमारे पास, परमानेंट सेटलमेंट, रायतवाड़ी सिस्टम और महाबली सिस्टम। अब तीनों को डिटेल में समझेंगे। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि ये जो परमानेंट सेटलमेंट जो आया, या जो रायतवाड़ी सेटलमेंट आया, या महाबली सिस्टम आया, कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया, एक मुन्नो ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो ये जो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुए, ये एक्चुअल में इनका बेस कहाँ से बना? मतलब डायरेक्टली सोच के देखो, आप कोई कंपनी अगर किसी कंट्री के अंदर आती है, आज के बात सोचो, अगर मुझे अज्यूम करो कि अंबानी को जाना है नेपाल में, नेपाल, और आपकी काफी हर चीजों में, पहले पहले हर चीजों में इंडियन की मदद लेता है, तो मान लिए अंबानी जाता नेपाल में, तो क्या नेपाल में जाते ही वहां पे वो रेवेन्यू सिस्टम ऑपरेट करने लग जाएगा कि भाई परमानेंट सेटलमेंट तुम मुझे इतना दोगे, तुम मुझे इतना दोगे? तो एकदम से तो नहीं होगा ना। तो कहीं से तो बैकग्राउंड तैयार हुआ होगा। तो वो बैकग्राउंड समझते हैं कि कैसे इन लोगों का बैकग्राउंड तैयार हुआ कि ये इस लेवल पे पहुंच पाए कि ये अब लैंड रेवेन्यू डिसाइड करेंगे कि आप लोगों को इतना देना है, किसानों को देना है, या गांव वालों को मिलके देना है, या कोई जमींदार अलॉट कर देंगे बीच में, ठीक है, या कोई जागीरदार। अच्छा, जागीरदार और जमींदार में थोड़ा सा फर्क है, मैं आपको यहीं क्लियर करता हूँ कि दो वर्ड, जागीरदार और जमींदार दोनों में फर्क है। जमींदार बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि कोई भी ब्यूरोक्रेट्स है जिसको आपने, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोई प्लॉट दे दिया या कुछ जमीन दे दी है कि ये आप संभालोगे, इससे आप कलेक्ट करोगे। वैसे जो जागीरदार हैं, वो जो पुराने लैंडलॉर्ड होते हैं ना, जो पुराने टाइम से चला आ रहे हैं, मुगलों के टाइम से, वो, तो उनकी जो जागीर्स होती है उनको जागीरदार बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। जागीरदार जो पुराने टाइप के जो लैंडलॉर्ड टाइप से जो चले आ रहे हैं वो लोग, और जमींदार नॉर्मली होता है न्यू, एक तरह से आप समझ सकते हो न्यूली क्रिएटेड जो क्लास है। और इसको आपको बैकग्राउंड भी आपको पता है, मुर्शिद कुली खान के केस से आप जानते हो इसको, कि किस तरह से जमींदार का बैकग्राउंड आया था। ये मैं बता चुका हूँ बेसिक्स के अंदर। तो अब हमें बात करनी है कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम का एक्चुअल में स्टार्टिंग कहां से हुई। तो आइए जरा देखते हैं। सबसे पहली जो स्टार्टिंग होती है वो होती है 1757 में, आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी। अब जानते हो बैटल ऑफ प्लासी के अंदर सिराजुद्दौला हार जाता है। तो उसके बाद मीर जाफर आता है। मीर जाफर 24 परगनास की जिम्मेदारी दे देता है किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। साथ में और भी बहुत कुछ देता है, 50 लाख रुपए, 70 करोड़ और 7 लाख समथिंग जो था। तो काफी बड़ा अमाउंट भी है। बट जो मेन जो हमें हमें क्या बात करें, लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड, तो लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड पॉइंट ये है कि जो जमींदारी, इसको पहली बार फर्स्ट टाइम जमींदारी मिल जाती है। अभी तक तो क्या था, अभी तक जमींदारी नहीं थी। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री ट्रेड की परमिशन मिली, आओ ट्रेड करो, कोई टैक्स वगैरह नहीं देना। अब ये जमींदारी मिल चुकी है, मतलब अब वहां पूरा कलेक्शन, टैक्स का कलेक्शन इनके हाथ में, कितना लेना है किसानों से, कितनी लगान वसूल करना, ये वाला। देर आफ्टर 1760 में, 1759 में बैटल ऑफ बिदरा होती है। बैटल ऑफ बिदरा के अंदर डच प्लस मीर जाफर मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ फाइट करते हैं, जिसमें वो दोनों हार जाते हैं। तो मीर कासिम को जो नवाब अलॉट किया जाता है, और मीर कासिम एमसीबी, मतलब मिदनापुर, बुर्दवान और चिटगांव, ये ट्रिक बनाई थी मैंने एमसीबी उस समय। तो इन तीनों जगह की जो लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन है, कंप्लीटली देता किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो देखिए धीरे धीरे बढ़ता जाओ, धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है। आइए, फिर ये बहुत ही डिसाइसिव ईयर था 1764। आफ्टर 1764 बैटल, ये बैटल ऑफ प्लासी नहीं है, इसलिए मैंने गलती दी, बैटल ऑफ बक्सर होगा ना। आफ्टर 70 ये बैटल ऑफ बक्सर, आप जानते हो 1761 बैटल ऑफ बक्सर होती है ना, प्लासी नहीं। तो आफ्टर 1764 बैटल ऑफ बक्सर होती है, और उस बैटल ऑफ बक्सर के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा की कंप्लीट दीवानी मिल जाती है किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी। किससे मिलती है? शाह आलम II से, मुगल एम्पीरियर थे। तो यहां से बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों की दीवानी मिल जाती है। अब बंगाल पे आते हैं, बंगाल फोकस करते हैं। दीवानी ये ले चुके हैं, निजामत किससे ले लेंगे? निजामुद्दौला, जो नेक्स्ट बंगाल का सक्सेसर होगा आफ्टर मीर कासिम। तो निजामुद्दौला से निजामत ले लेंगे, दीवानी इनको मिल ही चुकी है। दीवानी का मतलब होता है रेवेन्यू कलेक्शन। हमें दीवानी पे ही फोकस करना, हमें निजामत में फोकस नहीं करना, बिकॉज हम आज जो बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लैंड रेवेन्यू के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी प्रोसेस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। पहले एक छोटा सा इलाका पकड़ा, फिर एक पूरी डिस्ट्रिक्ट पकड़ ली। अब डिस्ट्रिक्ट के बाद पूरा इन्होंने समझिए पूरा स्टेट ही ऑक्यूपाई कर लिया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों। यहां तक ठीक था। दे आफ्टर 1765, 62, 65 और 72 के अंदर डुअल गवर्नेंस का सिस्टम बंगाल में, पता ही मैंने आपको बताया था निजामुद्दौला से। वहां ये पूरा निजामत प्लस दीवानी दोनों अपने अंडर में ले लेते हैं, और दोनों जगह पे एक नायब दीवान जो इनके अपॉइंटेड होते हैं। बंगाल और बिहार में मेन तो बंगाल बिहार ही है। तो आप इसमें याद रखें, एम रजा खान और राजा सिताब, ये पहले हम बात कर चुके हैं, ये हो चुका है बेसिक्स के अंदर, फिर भी नाम देख लीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट ये कि जो एम रजा खान था, ये नायब दीवान भी था और नायब निजाम भी था, दोनों था, ठीक है। तो इनको क्या डायरेक्शन दिया था कि आप जितना हो सके उतना हाईएस्ट पॉसिबल रेवेन्यू कलेक्ट करो, पूरा का पूरा। तो ये इस हिसाब से इन्होंने फिर लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे। तो ये स्टार्टिंग हो चुकी है, काफी कुछ इनको मिल चुका है। अब धीरे धीरे जब ये प्रोसेस होगी तो बहुत कुछ होगा। जैसे बंगाल के जो पीजेंट्स है, वो इतना पैसा दे नहीं पाएंगे, लगान चुका नहीं पाएंगे, तो उनके पूरे जो जितना भी अनाज पैदा करेंगे लेके चलेंगे, तो मजबूरी में वो रोबर्स बन जाएंगे, ठीक है। रिबेलियन स्टार्ट हो जाएगा।
बंगाल में जो फेमिन आएगा उसमें 1/3 पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। अब इस फेमिन का कोई नेचुरल रीजन नहीं था, इससे ऐसा नहीं था कि फेमिन जो आया फेमिन इसलिए आया कि भाई बंगाल के अंदर बिल्कुल सूखा पड़ गया, कुछ है ही नहीं बंगाल में, नहीं। ये बंगाल में एक्चुअल इसके पीछे रीजन बहुत ज्यादा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी थी वो कंप्लीटली फेल हो गई थी। आपने पूरा का पूरा जो भी फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्ट है वो कंट्री से कहीं और कर दिया है। कंट्री के अंदर, बंगाल के अंदर खुद में फूड ग्रेन्स बचे नहीं खाने के लिए, और जो बचे उनकी कॉस्ट इतनी ज्यादा हो गई कि नॉर्मल इंसान उसको अफोर्ड नहीं कर पाया और फिर वो भूख से मर गए। तो देखिए 1/3, समझे 1/3 का मतलब कितना है, इतनी पॉपुलेशन खत्म हो गई, मर गई इस पर्टिकुलर फेमिन के अंदर। और ये किस लिए हो पाया, इनकी पॉलिसीज की वजह से। 1772 में डुअल गवर्नेंस को खत्म कर देते हैं, वॉरेन हास्टिंग आता है, ठीक है। तो वॉरेन हास्टिंग को डुअल गवर्नर पर्सन हटा देता है और वो एक नया सिस्टम तैयार करता है जिसमें गवर्नर मतलब खुद प्लस काउंसिल को मिला के होता बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैयार किया जाता है। साथ में जो पहले ट्रेजरी थी, जो खजाना, वो मुर्शिदाबाद में था। आप जानते हैं मुर्शिदाबाद में क्यों रहा होगा, क्योंकि मुर्शिद कुली खान के टाइम में कैपिटल यही थी बंगाल की। ये मुर्शिदाबाद से कैपिटल शिफ्ट कर देता कलकत्ता। कलकत्ता क्यों, कलकत्ता में फोर्ट विलियम से, आप जानते हो इंग्लिश का जो मेन गढ़ यही है। तो कैपिटल कैपिटल शिफ्ट नहीं करता, ट्रेजरी शिफ्ट कर देता है। अब जब ट्रेजरी शिफ्ट होगी तो ऑटोमेटिक सब चीजें फिर कलकत्ता आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मुर्शिदाबाद का चैप्टर ये धीरे धीरे क्लोज हो जाएगा। तो एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है इस 72 में जो वॉरेन हास्टिंग करेगा। साथ में ये काम आता कलेक्टर, जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हो आज। तो एक कलेक्टर कहां से है पिक्चर में, वॉरेन हास्टिंग ने अपॉइंट किया किस चीज के लिए कलेक्टर को, सो दैट ये सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट कर सके, रेवेन्यू अफेयर्स को देखने के लिए। तो यहां से कलेक्टर धीरे धीरे लॉर्ड कॉर्नवालिस आएगा, जिसको फादर ऑफ सिविल सर्विस बोलते हैं। कॉर्नवालिस और भी आगे प्रोसेस होगा, और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जुडिशियल सिस्टम चेंज होता जाएगा, वो आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। फिलहाल ये देख लो जो कलेक्टर्स हैं, जिनकी पिक्चर पहली बार जो सामने आती है, जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, वो वॉरेन हास्टिंग के टाइम में आती है। ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन होते थे, इंडियंस को परमिशन नहीं थी, ठीक है। तो ये 2 से 3 पॉइंट यहाँ वॉरेन हास्टिंग के बारे में इंपॉर्टेंट है 72 के अंदर। आइए, वॉरेन हास्टिंग ही चल रहा है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करता है वॉरेन हास्टिंग, पंचसाला बंदोबस्त, मतलब 5 ईयर सेटलमेंट। अब ऐसा होता है ना, आपने कभी देखा बोली लगती है, बोली, अच्छा आईपीएल में देखी होगी बोली, तो ये बुलाते थे जमींदारों को, जागीरदारों को, ठीक है। जो भी क्लास चली थी, जमींदार जागीरदारों को बुलाते, उनको बोलते भाई देखो ऐसा है कि ये इतना इतना लैंड है और 5 साल के लिए इसके ऊपर बोली लगाओ। तो बोली लगाते, और जिसकी हाईएस्ट बोली होती, मतलब जो सबसे ज्यादा लगान देगा, 60%, 70%, 80%, 90%, अब 100% तो कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि जब 100% लगा देगा तो भाई तेरे पास क्या बचेगा। तो 60, 70, 80%, 90, 95% तक लोगों ने अपना जो 5 साल का सेटलमेंट कर लिया। अब इस सेटलमेंट में क्या था कि सेटलमेंट पूरी तरह से करप्ट था। इसमें वॉरेन हास्टिंग खुद ने, मतलब इसमें ऐसे वैसे तो कोई यूरोपियन अलाउ थे नहीं, बट इस सिस्टम का फेलियर ये था कि वॉरेन हास्टिंग खुद अपने नौकर के नाम से अपने नौकर बैठा दिया उसने, भाई तू जाके काम कर, तू भी जाके बोली लगा। तो 80, 85, 90% पे तो यूरोपियंस खुद आ गए। सिस्टम किसके लिए था, जागीरदार और जमींदार के लिए। लेकिन जो यूरोपियन ऑफिसर्स थे उन्होंने भी पंचशाला बंदोबस्त का गलत इस्तेमाल किया और 5 साल के लिए बहुत बड़े बड़े जागीर, बहुत बड़े बड़े जमींदार की जो लैंड थे वो अपने अंडर में लिए। अभी से कई सारी चीज होगी, अभी से एक बेस भी तैयार होगा आगे चल के, जो 1857 का रिवोल्ट होगा उसमें। सोचे देखो, कोई जमींदार लगभग 200-300 साल से जमींदारी करता रहा है, आपके पास 1000 बीघा जमीन है जो आपके अंडर में, और सडनली आपको पता चलता है कि आपके 1000 बीघा जमीन तो आज के आपके जो नौकर था उसको मिल गई है, आज 5 साल के लिए जमीन इसके पास रहेगी, बताओ। तो ऐसे कई सारे केस हो गए। एक्चुअली नौकर नहीं था, वो था तो यूरोपियन ऑफिशियल सी। तो वो पूरा जो भी किसान करते हैं उनसे जितना मन चाहे उतना लो, आपको इतना देना है, मतलब आपने अगर 80% भी बोली लगाई है तो आपको 80% देना ही देना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये सिस्टम था, आप किसानों से कितना लेते हो आपकी मर्जी है, कुछ इजरा जैसा ही सिस्टम है। तो पंचसाला बंदोबस्त का मतलब तो ये, ठीक है। ऑप्शंस होते थे, ये एक्शन नहीं लिखा है, ऑप्शन है, मैं गलती, ठीक है, AUC है, सी थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। ये सिस्टम फेल हो गया, क्यों फेल हो गया मैंने आपको रीजन बता दिया। रेवेन्यू फार्मर्स हैड नो परमानेंट इंटरेस्ट इन द लैंड एंड देयरफॉर ट्राई टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम द कल्टीवेटर। ऐसा कुछ नहीं, उनको पता है 5 साल के बाद हमारे पास रहे ना रहे, तो वो क्यों उसमें इन्वेस्ट करेंगे अपना पैसा, ये क्यों चाहेंगे कि खेती अच्छी हो या जमीन की जो उपज है वो बढ़े, ठीक है, या कल्टीवेशन जो है उसकी जो क्वांटिटी है प्लस क्वालिटी दोनों इंक्रीज हो। उनको सिर्फ मैक्स टू मैक्स जितना 5 सालों में लूट सकते हैं उतना लूटने की कोशिश करेंगे। तो ये सिस्टम होगा। सेकंड चीज, ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी आल्सो पार्टिसिपेट इन द बिडिंग इन द नेम ऑफ देयर सर्वेंट। एग्जांपल की वॉरेन हास्टिंग खुद जिसने सिस्टम लगाया वो खुद भी पार्टिसिपेट कर रहा है। सो आफ्टर 5 साल के बाद पूरी तरह से सिस्टम फ्लॉप हो गया, समझ में आ गया कुछ नहीं हुआ इससे फायदा, और बहुत ज्यादा जो पीजेंट्स हैं उनमें भी जो होता है ना रिवेलियन वाली चीज ज्यादा आ गई, बहुत कुछ हुआ इन 5 सालों के अंदर। तो वॉरेन हास्टिंग को समझ में आ गया सिस्टम बेकार है। 5 साल के बाद बस 72 में इंट्रोड्यूस किया, 77 में वापस से वॉरेन हास्टिंग ने रिस्टोर कर दिया एनुअल सेटलमेंट, सालाना बंदोबस्त, मतलब सिर्फ 1 साल के ऊपर होगा, 1 साल के बाद चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। आइए नेक्स्ट, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ये तो हमने बेस समझ लिया कि क्या बैकग्राउंड चलता रहा, पूरा बैकग्राउंड समझ रहे हैं। अब आते हैं एक्चुअल सिस्टम है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, जो बहुत बड़ा रीजन बनेगा आगे चल के 1857 के रिवोल्ट का।
परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, बट इंट्रोड्यूस भाई लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, पर इसकी जो सबसे पहले जो एडवाइस थी, मसला कि ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए, वो आया था पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट में एडवाइस दी गई कि इस तरह का कुछ होना चाहिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उसको इंप्लीमेंट किया। अब देखिए इसमें क्या करा इसने कि 10 साल का सेटलमेंट रखा था, 5 साल नहीं, 5 साल बंदोबस्त वन लास्टिंग वाला नहीं, 10 साल का सेटलमेंट है। इस 10 साल में क्या किया गया कि जमींदार को बोला गया कि आप, अब कोई बिडिंग विडिंग सिस्टम नहीं था, 5 साल बंदोबस्त हो गया 5 साल के लिए, बट बिडिंग होती थी, बिडिंग सिस्टम ही खत्म कर दिया। बोला गया कि जमींदार को मिलेगा 1/10, और जो 10/11 है वो रेंट की तरह होगा, मतलब वो वापस आपको देना पड़ेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब आप खुद लगा लो 10/11%, इतना बड़ा पोर्शन ईस्ट इंडिया कंपनी, इतना मामूली सा पोर्शन जमींदार के पास है। तो चलो ठीक है, जमींदार इसको बचाने के लिए, जमीनों को बचाने के लिए इस चीज को हाँ कर देंगे और परमानेंट सेटलमेंट पर साइन कर देंगे, लेकिन जब रेवेन्यू चुकाने की बारी आएगी तो चुका नहीं पाएंगे और डिफॉल्टर हो जाएंगे, और डिफॉल्टर होकर उनसे उनकी जमीनें ले ली जाएगी। तो एक तरह से बोलते हैं ना, पूरा एक बेस तैयार होगा, धीरे धीरे वही जमींदार उनके खिलाफ खड़े होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो परमानेंट परमानेंट सेटलमेंट है, ये एक तरह से बहुत बड़ा फ्लॉप था, ठीक है, बट हाँ चला, कॉर्नवालिस ने इसको इंप्लीमेंट किया। ज्यादा बड़े इलाके में नहीं था, बहुत ऐसा नहीं बहुत बड़ा इलाका, 19% ही बाउंड्री कवर करता था। बीओबी मेन तो हमारा यही है, बंगाल बिहार उड़ीसा वो तो है ही है, उसके अलावा यूपी के अंदर वाराणसी और गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, तो मेनली यही था, ज्यादा जगह ये था नहीं। रीजन बताता हूँ मैं कौन से रीजन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसका जो रीजन है वो बंगाल बिहार उड़ीसा ये तो है ही है, ठीक है, उसके अलावा वाराणसी और गाजीपुर रीजन जो यूपी के अंदर है, प्लस नॉर्थन कर्नाटका। तो ये आपको एज इट इज याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में स्टार बना रखा है ताकि आप समझ पाए कि ये चीज प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो टोटल 19% एरिया कवर करता था ये सिस्टम। आइए ऊपर वापस है। अच्छा, इस सिस्टम के बहुत सारे डिफरेंट नाम भी हैं, जैसे जागीरदारी सिस्टम, मलगुजारी सिस्टम, ठीक है, विश्वदारी सिस्टम, या स्थाई, परमानेंट का मतलब हिंदी में स्थाई होता है, स्थाई, या इस्तमरारी, ऐसे कुछ अजीब तरह का नाम है, इस्तमरारी सिस्टम बंदोबस्त, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंट नाम है, नाम याद कर लेना, आ जाएगा ऑप्शन में, ऐसा कुछ आए तो हमें पता होना चाहिए बस। अब क्वेश्चन आता है, व्हाई वाज जमींदार रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनर ऑफ द लैंड, कि भैया क्या जरूरत पड़ी कि आपने जमींदार को ओनर बना दिया। ओनर का बेसिक मतलब है कि अब उसके पास पावर थी कि जिसको चाहे उसको ये लैंड ट्रांसफर कर सकता है, उसके मरने के बाद ये लैंड उसके बेटे का हो जाएगा। ऐसे 10 साल के अंदर जमींदार मर गया तो ऐसा नहीं कि लैंड ले लेंगे उससे, उसके बेटे को मिल जाएगा। वो इसको किसी रेंट भी दे सकता है, किसानों को कोई भी आया रेंट दे देगा, उसके बदले में उसको पट्टा देना पड़ेगा कि भाई भाई मैंने ये इतने लोगों को रेंट दिया है, इसे पट्टा इश्यू करना पड़ेगा। तो ये सिस्टम जो चलाया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, इसके पीछे उसकी सोच क्या थी, थिंकिंग क्या थी। अगर ऐसा क्वेश्चन मेन में आ जाए तो जरा देखिए क्या है। इसके 4 रीजन है, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, और दूसरा क्या है लैंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का। आप जानते हो कि इससे पहले जो सिस्टम था 5 साल बंदोबस्त, उसमें 5 साल के बाद आपको पता आपके पास रहे ना रहे कोई गारंटी नहीं, लेकिन यहाँ 10 साल तक, एक तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दी, ठीक है। और दूसरी चीज, पहले पूरे के बेसिक से बात करते हैं, सबसे पहले पॉलिटिकल पे बात करते हैं। सो पॉलिटिकल में सिस्टम क्या है कि ब्रिटिशर्स ऐसे चाहते हैं कि एक ऐसी क्लास तैयार हो जो कल को कुछ भी रिवोल्ट होता है तो उनके साथ में खड़े रहे। अब सोचो देखो, जमींदारी क्लास अगर ये रेडी कर देते हैं, जमींदारी क्लास अगर तैयार कर देते हैं, तो कल को रिवोल्ट होगा तो ये तो ब्रिटिशर्स के साथ ही जाएंगे, क्योंकि इनका तो फायदा ही हो रहा है ना उसमें। तो एक उनको एक क्लास बनाई पॉलिटिकली, थोड़ा सा रिवोल्ट के टाइम पे। फाइनेंशियली ये थी कि कल को किसी भी तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो जमींदारों से वो पैसों की मदद ले सके, या पैसों या बोलो जमींदारों के पास जो भी लगाना पूरा पूरा ऑक्यूपाई कर सके। तो इन केस कभी भी जरूरत पड़ेगी तो एक क्लास इनके पास ऑलरेडी तैयार है जो इनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, जमींदारी क्लास। तीसरा क्या है कि इतना बड़ा बंगाल, इतना बड़ा बिहार, इतना बड़ा उड़ीसा है, बाद में तो पूरा इंडिया कवर कैप्चर कर लेंगे। अब हर जगह यूरोपियन तो जा नहीं सकते, हर जगह यूरोपियन अपने ऑफिशियल बैठा नहीं सकते, पूरा इंग्लैंड तो क्या आएगा नहीं, क्योंकि इंग्लैंड की जितनी अकेली पॉपुलेशन उतनी हमारे बिहार में, ठीक है। तो पॉसिबल ही नहीं है कि पूरा पूरा इंग्लैंड क्या जाए, तो उनको काम इंडियंस ही करना है, काम तो इंडियंस ही करेंगे ना। तो अब कैसे होगा भैया, तो ये हो सकता है कि आप एक और क्लास तैयार करो जो एक्चुअल में आपके बट का काम करे, वो ये करेंगे। कि बहुत मुश्किल था इतने लार्जर पोर्शन से कलेक्ट करना, तो उन्होंने क्या करा, एक जमींदार रोड कर दिए डिस्ट्रिक्ट वाइज, शहर वाइज, उसके थ्रू पूरे वो पूरा लेता है उसको जैसे लेना है। जमीन देख ली कितनी जमीन है, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने डिफाइन कर लिया कि इतना रेवेन्यू आता है, इतना लगाना आता है, आपको इतना देना है बस। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से ये था। और दूसरा लैंड प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, ये माना जा रहा है एक्सपेक्टेड दैट लैंडलॉर्ड्स विल फील मोटिवेटेड टू इन्वेस्ट इन द लैंड सिंस गवर्नमेंट विल नॉट चार्ज एनी एक्स्ट्रा टैक्स ऑन एक्सेस प्रोडक्शन। ये देखिए प्लीज, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे जो रायत वाली सिस्टम आने वाला है ना, रायत वाली जो नेक्स्ट सिस्टम आने वाला है, उसके अंदर यही एज अ ड्रॉबैक आएगा, समझिएगा। रॉयत वाली सिस्टम जो बनेगा, अगला जो सिस्टम आएगा, ठीक है, जो मुनरो इसको इंट्रोड्यूस करेगा 1820 के अंदर मद्रास के अंदर नेक्स्ट सिस्टम में, तो उस सिस्टम के अंदर यही एक ड्रॉबैक होगा, क्योंकि जो एक्सेस अमाउंट उस पर गवर्नमेंट, भाई आपने तो 80% बोल दिया ना, आपने तो बोली 80 बोरी लेनी है मुझे, 100 बोरी, एक मान लो अज्यूम करो कोई खेत है,
खेत में से उसने गवर्नमेंट बोला इसमें कितना अनाज उगता है कि 100, तो ईस्ट इंडिया का एक काम है 100 में से 80 मुझे देना, 20 तू रख जमींदार को। अब जमींदार 20 को अपने पास रखेगा, उसमें से किसान को 10 देगा, 10 अपने पास रखेगा। वो जमींदार की प्रॉब्लम है, वो कितना करता है। अब हुआ क्या कि जमींदार ने खेतों में कुछ इन्वेस्ट किया, खाद वाद लाई, कुछ भी चीज किया उसने, पानी का बंदोबस्त किया, और 100 की जगह 200 बोरी होगी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ 80 ही मिलेगी। वो इस परमानेंट सेटलमेंट के अंदर जो रिमेनिंग 100 के ऊपर कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते। ये आगे नेक्स्ट सेटलमेंट जो आएगा राजवाड़ी, उसमें चेंज कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट, जमींदारों को राइट था, राइट टू सेल, ट्रांसफर, राइट टू इनहेरिटेड बाई हिज एयर्स, मतलब अपने बेटे वगैरह को। और जो रेंट जिसको देगा उसको पट्टा दिया जाएगा। पट्टा एक तरह से मान लिया डॉक्यूमेंटेड सर्टिफिकेट होगा, उसके अंदर ये बताया जाएगा भैया तेरे को कितना एरिया है जो तेरे पास है और कितना रेंट तेरे को इशू करना है, ताकि जो जमींदार भी, अभी जमींदार थोड़ी ना याद रख सकता है कि मैंने किस किस किसान को दिया है, हर बार जाके उसे पता करे। तो पट्टा इशू कर दो, उसको बताओ इतना एरिया है, इतना रेंट है, इतना तेरे को वापस करना हमको। तो ये सिस्टम था, लेकिन ये पट्टा इशू किया नहीं गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इसका कोई क्रॉस चेक नहीं था। ऐसा नहीं था कि ये पट्टा इशू करना कंपल मैंडेटरी तो था परमानेंट सेटलमेंट में, बट जमींदारों ने किया नहीं, और अपने मनमाफी को उन्होंने जैसा सिस्टम था उसने लिया। किसी भी तरह का कोई इसमें पट्टे वाला सिस्टम एक्चुअल में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो नहीं पाया। तो ये जो क्वेश्चन था पट्टे वाला सिस्टम, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका यूपीएससी में। सर देखिए इस क्वेश्चन को, under the permanent settlement of 1793 the zamindar were required to issue pattas to the farmer which were not issued by many of the zamindar, which among them was the reason for this। तो मैंने ऑप्शन टिक ही कर रखा है, देयर वाज नो ऑफिशियल चेक अपॉन द जमींदार। कोई चेकिंग वगैरह नहीं थी कि भाई आप इशू कर रहे हो, कंपलसरी था, बट कोई क्रॉस चेक था ही, तो वो किसी को इशू करते नहीं थे। ठीक है, और ये इशू करने से फायदा क्या होता कि इशू करने से फायदा होगा अगर आपने इशू किया है पट्टा। आप सोचोगे क्यों नहीं करते थे, उसका रीजन बताता हूँ। मान लो किसी किसान को पट्टा इशू किया जमींदार ने, तो उसमें एरिया बता दिया तेरे को 2 बीघा खेत है, इस पर तेरे को रेंट तेरे को 80 बोरी लूंगा। अब उस किसान ने उसमें 200 बोरी उगा दी, कुछ भी कर दिया, तो जमींदार ने रेंट दे दिया 80, तो जमींदार उसके एक्स्ट्रा उससे भी चार्ज नहीं करेगा, या कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट। ऐसा नहीं कि 100 बोरी उगाई, 100 की 100 पूरी ले गया, तो उसके पास भी डॉक्यूमेंटेड सर्टिफिकेट हो जाएगा, अभी आपने इतना मुझे इशू किया, आप इससे ज्यादा कैसे ले रहे हो। तो उस चीज को बचने के लिए, जमींदार अपना प्रॉफिट देखने के लिए, जमींदारों ने पट्टा इशू किया ही नहीं। लेबर बॉन्डेड लेके आया कि भाई तुम इतना काम करो, तुमको इतना मिलेगा, बस बात खत्म। तो थोड़ा सा यहाँ भी जो पीजन क्लास है, जमींदारों को तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो पीजन क्लास है उसमें रिवोल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उनकी मेहनत जमींदार खाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंचे ना पहुंचे, जमींदार तक जरूर पहुंचेगी। इस सिस्टम का फॉल्ट था। अब आते हैं कि इससे और भी क्या फॉल्ट आता है सिस्टम में, कि नेगेटिव इंपैक्ट क्या है। ये नेगेटिव इंपैक्ट प्लीज ध्यान रखिएगा, मेंस में बहुत काम आएंगे। जमींदार पे क्या था कि जमींदार को सिर्फ 1/11 मिल रहा था, मतलब बहुत बड़ा पोर्शन ये लेके जाते ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। तो इसका मतलब वो नहीं, डिमांड पूरी नहीं कर पाएगा। इनकेस कभी सूखा पड़ गया या कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, तो डिमांड तो गई उसकी, तो डिमांड पूरा नहीं कर पाएगा, तो उससे उसकी जमींदारी छीन ली जाएगी। तो ये एक ड्रॉबैक आएगा। सेकंड, सब इन्फिडेशन हो जाएगा। सब इन्फिडेशन का मतलब है वो इंटरमीडिएट बना देगा। जमींदार बोलेगा यार मेरे पास एक काम करते हैं, अज्यूम करते हैं कि मेरे पास इस समय हिंडौन सिटी है, पूरा हिंडौन सिटी का है, कि हिंडौन सिटी में से सारा आपको पूरा टैक्स कलेक्ट करके ईस्ट इंडिया कंपनी को देना है। अब मैं क्या करूंगा, 10 लोगों को और बना दूंगा कि डिफरेंट डिफरेंट, इस गांव से दू, इस गांव से दू, इस गांव से दू। सो जो जमींदारी है उसके अंदर भी सब इन्फिडेशन की जो क्लास है वो तैयार होगी। ये बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अभी तक तो ये था कि सारे पीजेंट्स है, उन पीजेंट्स के ऊपर भी एक हायर क्लास बोलो, या एक गांव में बोले पंच टाइप की एक चीज, जो एक डिफरेंट क्लास ये क्रिएट कर देंगे। एक दूसरी भी यहाँ पे जो नेगेटिव इंपैक्ट आएगा जमींदारी के ऊपर। तो बाद में यही क्लास कुछ भी अपोजिशन होगा तो बिंदास खुले में अपोजिशन करिए, जो करना कर लो, नहीं देना नहीं देना। ठीक है, तो रिवोल्ट के केस में चीज काम आएगी। नेक्स्ट, कल्टीवेटर पे इशू आएगा कि जो कल्टीवेटर मतलब जो किसान है, जो बेसिकली कल्टीवेशन में, उनको जो आज तक ऐसा होता था कि भाई ये जमीन तुम्हारी है, मान बाप दादाओं की लेके आ रहे हैं, वो उनसे पूरी तरह ले, अब वो जमीन उनकी था ही नहीं, अब तो वो सिर्फ एक रेंटेड है। जमीन तो एक्चुअल में किसकी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की है। जो जमींदार है उसके पास भी सिर्फ 10 साल तक है, तो किसानों को कहां से होगी जमीन। और जमींदार जिसको चाहेगा उसको देगा पट्टा। उसकी इच्छा हुई, जो किसान को 50 साल से बाहर निकले यहाँ से, तेरे को नहीं पट्टा आज से इसको, और ये मुझे इतना यहाँ से अनाज उगा के देगा। तो जो कल्टीवेटर था, जो कई हजारों सालों से जो मतलब पुश्तों से रहते आ रहे थे, उनके जो हेरिडिटी राइट थे वो छीन ले जाते हैं 1793 और 1799 में जो रेगुलेशन इशू होता है। ठीक है, 1793 का रेगुलेशन परमानेंट एक्ट, इसी परमानेंट सेटलमेंट से जुड़ा हुआ है, बट 99 में कंप्लीटली ही एक जिनके भी जो राइट्स है वो हटा दिए जाते हैं। तो जमींदार कैन एविक्ट द रॉयट्स, मतलब जो किसान वगैरह हैं, एंड सीज द लैंड इन केस ऑफ रॉयट्स फेलियर इन द पेमेंट ऑफ द रेंट। साथ में एक ये बड़ी प्रॉब्लम आती है कल्टीवेटर पे कि ओवर असेसमेंट हो जाता है। मतलब कैसा कि आए देखने के लिए कि भाई कितने अनाज उगा सकता है आपका एक बीघा, तो बोलेगा भैया 10 बोरी, कि 10 नहीं ये 15 उगा सकता है, तुम ढंग से काम करो। तो बोलेगा साहब 15 कैसे हुआ, हो जाएगा, तुम काम तो करो, तो 15 वो लेके चले गए। और बाद में एक्चुअल में जब किसान ने मेहनत करी तो उसमें सिर्फ 8 ही बोरी होगी, कुछ प्रॉब्लम की वजह से। आप सोचो उनको 15 देना है, उसके पास 8 ही है, तो क्या होगा, 8 के 8 तो जाएंगे, साथ में उनकी जमीन भी जाएगी। तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी ओवर असेसमेंट की वजह से।
तो विक्टिम ऑफ ओवर असेसमेंट जो खासकर हमारा कल्टीवेटर है वो एरिया मैं आपको बता ही चुका, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के साथ स्टार मार्क किया हुआ है। नोट देखिए, इट वाज ओनली इन दी 1859, मतलब आफ्टर दी 1857 रिवोल्ट, क्योंकि रिवोल्ट के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि 1857 रिवोल्ट के बाद बहुत बड़ा रीजन ये लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट थे, वेदर इट्स अ परमानेंट सेटलमेंट, रॉयत वाइड सिस्टम और मेलबरी, सबके अंदर ये सिस्टम वो प्रॉब्लम बाद में उनको 1857 में फेस करने को मिलेगी। सो 1859 में फाइनली बोला गया, एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करी जिसको बोलते हैं ऑक्यूपेंसी टेनेंट, मतलब अब हाँ ये नहीं मानेंगे कि जो है ये जो बंदे हैं जो कल्टीवेटर है ये रेंटेड नहीं है, एक पूरी तरह से भी रेंटेड नहीं, बट हाँ ऑक्यूपेंसी टेनेंट एक टर्म डिफाइन कर दी गई, थोड़ा सा हल्का सा प्रोटेक्शन दिया गया ताकि इजीली कोई उनको हटा नहीं सकते उनके लैंड से। तो फर्स्ट सेटलमेंट तो इतने, परमानेंट सेटलमेंट उसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं, 2-3 पॉइंट है, 1/11 रखे, वन ये जो पॉइंट था 10/11 और 1/11, बस 10/11 ईस्ट इंडिया कंपनी के पास और 1/10 था ना, 1/10 1/10 जो एक मैं देख चेक करता हूँ गलत, 1/10 एक सेकंड, ये सॉरी यहाँ पे ये मैंने 1/10 गलत लिख दिया, ये 1/10 ये 1/11 है, सॉरी ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने गलती ली। तो 10/11 जो रेंट है और ठीक है वो थोड़ा सा 1/10 में कर दिया था, 10/11 और 1/11, तो 10/11 तो ईस्ट इंडिया कंपनी को, 1/11 ही बचेगा किसी के पास, जमींदार के पास। आइए नेक्स्ट, रायत वाली सिस्टम आता है। अब ये जो सिस्टम है, रायत का मतलब क्या, किसान, या मैं बोलूं जो कल्टीवेटर्स है वो, ठीक है। तो रायत वाली सिस्टम का मतलब है अब डायरेक्टली डीलिंग किससे होगी, किसान से। मुनरो और जो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड है 1792 में इनके दिमाग में ख्याल आता है, एक काम करते हैं कि हम जमींदार क्यों क्लास क्रिएट कर रहे हैं, कि हम बीच में इंटरमीडिएट क्यों रख रहे हैं, हम डायरेक्टली ही किसानों से बात क्यों नहीं करते, डायरेक्टली किसानों से क्यों नहीं उठाते। अब आपको ये सुन के कुछ दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो आजकल न्यूज में भी चल रहा है, अंबानी अडानी डायरेक्ट किसान से डील करेंगे, तो ये तो वही सिस्टम है। इसका मतलब ऐसा तो नहीं अंबानी अडानी रोहित वाली सिस्टम पढ़ लिया हो कि ऐसा कोई सिस्टम चलाया था अलेक्जेंडर रीड वगैरह। तो थॉमस मुनरो और देखिए 2 ऑफिसर थे, सर थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, तो मे बी इनकी जगह हमारे मोदी जी और अमित शाह को लेके आ गए हो कि चलो इंट्रोड्यूस कर दो, मद्रास की जगह इंडिया आ गया हो, तो क्या पता हो सकता है ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी जगह अंबानी अडानी दोनों कंपनी हो, तो मे भी पॉसिबल है। सिस्टम यही है ऑलमोस्ट ऐसे ही, कुछ चेंजेस जरूर है, जहां कोई खास प्रोटेक्शन नहीं है वहां प्रोटेक्शन मिलेगा किसानों को, और फालतू की बात है। खैर हम समझते हैं सिस्टम में क्या, इतना समझ लो कि डायरेक्ट किसानों से डीलिंग होगी। अब अगर जब डायरेक्ट किसानों से डीलिंग होगी, समझिएगा इसमें कुछ चीज अच्छी भी है कि अगर डायरेक्ट किसानों से डीलिंग होगी तो ठीक है, बहुत बात है, जो भी पैसा होगा सीधा किसानों को मिलेगा, कोई बीच में मिडिल मैन नहीं है, तो कोई उनको किसी भी तरह का हैरेसमेंट नहीं कर सकता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहां भी वही आएगी जो हमेशा हो रही थी, ओवर असेसमेंट की, कि जो एक्चुअल में किसान उगा रहा उससे ज्यादा असेसमेंट हो जाएगा और किसान कुछ कर नहीं पाएगा। तो ये प्रॉब्लम यहां भी क्रिएट होगी। दूसरी बात, इस सिस्टम के अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि ये सिस्टम किसानों को सिर्फ और सिर्फ ये बोलेगा कि आप जो भी पैसा दे रहे हो, मतलब जो भी आप लगान दे रहे हो, वो एक्चुअल में लगान नहीं है, वो आप को टैक्स नहीं दे रहे हो, वो रेंट दे रहे हो, तो उसको टैक्स ना बोलकर रेंट बोला जाएगा। रेंट का मतलब क्या है कि सामने वाला बंदा उस पर रेंटेड, जैसे हम किसी मकान में आते हैं तो मकान में अगर हम रहते हैं तो मकान में रेंट देते हैं, मतलब इनके किराए पर कोई हॉस्टल वगैरह या कहीं बाहर रूम लगे तो रेंट देते हैं। रेंट देने का मतलब है हम यहाँ जब तक हैं जब तक हम रेंट दे रहे हैं, जैसे रेंट देना बंद हमको बाहर निकाल देंगे। तो वही सिस्टम यहाँ पे रॉयत वाली सिस्टम के अंदर पड़ता है, ये ध्यान से अच्छे से। 1792 के अंदर 2 ऑफिसर थे, सर थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, मद्रास के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, सबसे पहले मद्रास के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। एक थोड़ा सा ये मान लो कि जो होता है ना, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस के जो नॉर्मल जो होता है ना, बहुत छोटे लेवल पे देखने के लिए, चेक करने के लिए कितना सक्सेसफुल होता है। तो ये रिकमेंड करते हैं दैट सेटलमेंट शुड बी मेड डायरेक्टली विद द एक्चुअल कल्टीवेटर, जो राइट्स है उनके साथ, बेस्ड ऑन देयर फील्ड असेसमेंट। अब ये ध्यान रखिएगा, जो फील्ड असेसमेंट ये लोग करने वाले हैं वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है, सॉइल की क्वालिटी और फील्ड का एरिया, मिट्टी की क्वालिटी देखेंगे किस तरह की क्वालिटी कितना उगा सकता है, और फील्ड का एरिया। अब सोचिए देखो इतना बड़ा बंगाल, मतलब जितना बड़ा जो इलाका है इंडिया का, अगर वहां ये सिस्टम, मद्रास माता बंगाली मद्रास, अगर मद्रास में ये सिस्टम आते हैं तो क्या पूरे मद्रास में एक एक खेत में जा जाके ये लोग चेकिंग करेंगे, सवाल ही नहीं उठता। तो फिर क्या करेंगे, वही अंदाजा कि भाई कितना आता है, बोरी उगाई तो लास्ट में कि 12, चल तू 15 उगा देना इस बार, वो बोलेगा साहब 12 हो गए तो 10 कर लो, 10 नहीं 15 देना है। ओवर असेसमेंट, क्योंकि ओवर असेसमेंट ही तो मेन रीजन था सारी चीजों का, अगर एक कम कर ले तो शायद प्रॉब्लम ही ना आती, वापस वही दिक्कत आएगी, तो ये सिस्टम भी फेल होने वाला है, क्योंकि ओवर असेसमेंट वाली प्रॉब्लम आएगी। तो इसमें दैट इज कल्टीवेटर रिकॉग्नाइज एज ओनर ऑफ द लैंड। हाँ ये वाली बात है, जैसे जमींदार को वहां पे आपने ओनर ऑफ द लैंड बोला, तो यहाँ कल्टीवेटर को ओनर ऑफ द लैंड बोला, मालिक बोल दिया। तो आप बोलो आपने 2 मिनट पहले बोला कि वो तो रेंट थे फ्री, ओनर नहीं समझे। ओनर ऑफ द लैंड का मतलब है कि एक्चुअल में वो रेंट पे है, बट उनके पास थोड़ी सी पावर दे दी। कौन सी पावर, कि वो चाहे खुद नहीं पाए तो किसी और को दे दे, भाई काम कर, मैं रेंट नहीं, मैं जो कहीं रहता हूँ तो बोले अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरी औकात नहीं है इसका रेंट पे करने की, तो मैं काम करता हूँ मेरा दोस्त रहेगा इसमें, तो सामने वाले का कोई दिक्कत नहीं, हमें तो ये पे कर दे, ठीक है। या मैं बोलूँ मैं आज इस चीज को गिफ्ट दे रहा हूँ अपने दोस्त को,
तो आप बोलो गिफ्ट कैसे दे सकते हो? हाँ, मैं क्या बोलूंगा, गिफ्ट जरूर दे रहा हूं, बट आपको रेंट अब वो देगा क्योंकि मैंने ये उसको गिफ्ट कर दिया है या उसको मैंने बेच दिया है, ठीक है? तो किसी भी कंडीशंस के अंदर जब आप सेल करते हो, सेल करने का मतलब क्या होता है? सेल करने का मतलब बेच के मतलब वो सामना उसी का हो गया, कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट आपने उससे ले लिया और अब आपकी जगह रेंट वो पे करेगा। वो खुशी खुशी आ रहा है कि भाई मुझे रेंट पे करना, तेरी बस की नहीं है, मैं उगाऊंगा, मैं रेंट पे करूंगा, तो मेरे से इतना सा अमाउंट ले ले, अपनी जमीन मुझे दे दे, और फिर वो रेंट पे करेगा। सारे ही ये पूरा ही केस रेंटेड है, सब रेंट है, कोई किसी भी इसका ओनर नहीं है एक्चुअल, बट हाँ ओनरशिप के जो कुछ जो राइट्स हैं वो इनको मिल चुके हैं। राइट टू सबलेट, राइट टू मोर्टेज, राइट टू ट्रांसफर, राइट टू गिफ्ट, राइट टू सेल, ठीक है? तो दिस वाज नॉट परमानेंट बट रिवाइज्ड आफ्टर एवरी 20 to 30 ईयर। अब मुझे बताइए, अब से थोड़ी देर पहले आपने 5 साल का बंदोबस्त पढ़ा था, 5 साल का था, परमानेंट सेटलमेंट 10 साल के लिए था, ये कितने सालों के लिए? 20 से 30। क्या सोच के बनाया होगा 20 से 30 कि जब 20 से 30 साल के लिए हम सिक्योरिटी देंगे तो ये दोबारा से जो लैंड की प्रोडक्टिविटी वो बढ़ जाएगी, लोग अपने लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे ध्यान देंगे, सो दैट जो लगान आ रहा है वो लगान, जब कल्टीवेशन ज्यादा होगा तो लगान भी ज्यादा जाएगा। तो ये दिमाग में था। अब आपके दिमाग में ख्याल आएगा सर अगर ऐसा कुछ होगा तो जो एक्स्ट्रा जो किसान उगा रहे हैं तो ये उनको तो मिलेगा नहीं। ये पहले वाले सिस्टम में प्रॉब्लम थी, वो उन्होंने यहाँ दूर कर दी कि जो भी एक्स्ट्रा उपज हो रही है खेतों में वो पूरा टैक्स उस पूरे ऊपर लगेगा। टैक्स इस बार 10 बोरी के ऊपर नहीं था, टैक्स टोटल जो किसान उगा रहा है, एक खेत में अगर 100 बोरी उगी है तो 100 बोरी का 80% आपको देना है। 80 बोरी वाला सिस्टम गया आप, ठीक है? तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट भी किसान उगा रहे थे, जो एक्स्ट्रा जो उपज हो रही थी उसके ऊपर भी टैक्स लग जाएगा, जो पिछले वाले सिस्टम में नहीं था, जो पिछले वाले सिस्टम का ड्रॉबैक था, ठीक है? तो ये सब बोला गया कि इस तरह असेसमेंट वगैरह होगा, प्रैक्टिकली कोई असेसमेंट नहीं हुआ। पुटकट मैटर में शॉर्टकट मैटर, जाओ सिर्फ देख दाख के लिख के आ जाओ, बस ये सिस्टम चलता रहा। अब ये थोड़ा और देखते हैं कि अडोप्टेशन ऑफ राइट इन मद्रास, तो मैंने बता दिया कि मुंडो ने अडॉप्ट किया था ये मद्रास के अंदर 1820 के अंदर। ये आप ध्यान रखिएगा, ये 2 ऑफिसर्स जो थे मद्रास में, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस नहीं करा मद्रास में, बहुत कम लेवल, छोटे लेवल में गांवों में लगा के देखा कि सिस्टम कैसा है, और जब इनको लग गया कि ये सिस्टम, इसका पूरा बैकग्राउंड भी दिखाऊं तो बैकग्राउंड दिखाता हूं, आप समझ जाओगे। यहां से देखो, 1792 में फर्स्ट इंप्लीमेंट इन दी 12 महल डिस्ट्रिक्ट, कर्नल रीड ने, से अलेक्जेंडर रीड जो है उसे सबसे पहले 12 महल डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1792 एज अ प्रैक्टिकल पर्पस की ट्रायल रूप से, ट्रायल के हिसाब से इसको सबसे पहले यहां इस्तेमाल किया। फिर जब लगा कि सक्सेसफुल हो सकता है, देन 1820 के अंदर जो मुंडो है उसने पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में इसको लागू कर दिया। 1825 में 5 साल के बाद बॉम्बे में भी इंट्रोड्यूस कर दिया, एंड फाइनल 1858 में पूरे इंटायर डेक्कन में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। आप बोलोगे सर 1858, तो 1857 में तो रिवोल्ट हुआ होगा। हाँ, तो रिवोल्ट होने के बाद उनको ये सिस्टम ज्यादा सही लगा बाकी सिस्टम के, तो ये सिस्टम पूरे डेक्कन में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। इसलिए आप देखोगे इसका एरिया भी सबसे ज्यादा है, टोटल 51% एरिया कवर किया इसने, 51% एरिया। चले आइए ऊपर, इससे पहले वाला सिस्टम में कितना कवर किया था? 19%। तो तीसरा सिस्टम कौन सा रह गया? तीसरा सिस्टम हमारा रह गया महलबारी सिस्टम। तो 51 ये हो गया, अब और ऊपर वाला 19 हो गया, तो रिमेनिंग आप देख लीजिए कितना होगा। आइए चलिए बात करते हैं पहले इस पूरा। तो ये जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था इसके पीछे मोटिव क्या था, तो मैं बता दूं मोटिव क्या था। दिस वाज द सिस्टम व्हिच हैड बीन प्रिवेल्ड इन द इंडिया एंड इट वाज बेस्ट सूटेड फॉर इंडियन कंडीशन। बरसों से, मुगलों के टाइम से यही सिस्टम चला रखा है, किसानों से डायरेक्टली लगान लेते थे, वही सिस्टम है। In permanent settlement, East India Company cannot claim a share of the growing income of increased agriculture productivity। वही बताया मैंने कि 100 की जगह 200 होगी तो 200 पे क्लेम नहीं कर सकते, बट यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो ओवरऑल जो भी आप प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर आपका शेयर लिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के हिसाब से फंस जाओगे यहाँ पे, इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हुए तो। सेकंड, इट yielded larger revenue than any other system as all revenue went to the state। अब बहुत सही चीज है ना, पहले क्या होना पड़ता था, जमींदार लेके जा रहे थे थोड़ा बहुत 5-10% भी शेयर, अब वो जमींदार वाला पिक्चर गई। लेकिन अगर जमींदार वाली पिक्चर गई तो ये जमींदार जो रहेंगे ये तो रिवोल्ट करेंगे, ये रिवोल्ट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, बिल्कुल यही होगा। तो यहाँ जमींदार जो है रिवोल्ट का कारण बनेंगे बाद में। नेगेटिव इंपैक्ट क्या हुए रॉयत वाले सिस्टम के, कि रॉयत वाले सिस्टम में ये बोला कि पीजेंट ओनरशिप, मैंने आपको बताया पीजेंट ओनर नहीं है, वो ये डिफाइन किया गया कि गवर्नमेंट डिक्लेयर दैट लैंड रेवेन्यू जो कलेक्ट हो रहा है वाज रेंट नॉट टैक्स, किराया है, कोई टैक्स नहीं दे रहे हो। टैक्स कौन देता है? जब आप किसी चीज में मालिक होते हो तो आप उसका टैक्स पे करते हो, ठीक है? लेकिन ये तो किराए किराए के पैसों पर आप कैसे टैक्स दे सकते हो? अगर आज मैं इनकम टैक्स बोलता हूं तो इनकम टैक्स मेरी जो सैलरी है उसके ऊपर आता है, जो मैंने अर्न किया है। इनकम टैक्स मैं किसी से उधार लेकर अगर पैसा उसके ऊपर मेरा इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो ये रेंट था ना कि टैक्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ओवर असेसमेंट, वो तो हमेशा था। और सबसे इंपॉर्टेंट था हार्श कलेक्शन प्रैक्टिस, मतलब अगर नहीं दे रहे तो मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उठा के ले जा रहे हैं घर में से जो भी सिस्टम है, ठीक है, लड़कियों को उठा के लेके जा रहे थे। ये बड़ा गंदा सिस्टम था उस समय पूरे मद्रास के अंदर, बहुत ज्यादा प्रेवल, और कई सारे लोगों को जिंदा जला दिया गया, कई सारे लोगों को सूले में लटका दिया गया इस चक्कर में, बहुत बुरी तरह से। तो इतना ज्यादा टॉर्चर था कि मजबूरी में आके ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास टॉर्चर कमीशन 1854 के अंदर स्टेबलाइज करना पड़ा, इस टॉर्चर को रोकने के लिए, इस टॉर्चर के ऊपर रिपोर्ट देने के लिए।
सोच देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी जो जिसको कोई मतलब ही नहीं पड़ा हमारे किसी वेलफेयर से, उसको भी एक टॉर्चर कमीशन बनाना पड़ा, तो सोचो किस लेवल का टॉर्चर होगा। नेक्स्ट, इन केस ऑफ नॉन पेमेंट में बताया, नॉन पेमेंट अगर पेमेंट अगर ढंग से नहीं करोगे तो आपका लैंड ले लिया जाएगा, आपको बिगड़ कर दिया जाएगा, भगा देंगे आपको। साथ में एक नई क्लास क्रिएट हुई, चैटी, चैटी का मतलब मनी लेंडर्स। अब सोचो देखो, आपको 80% रेवेन्यू पे करना है, आपकी उपज तो 60%, आप बाकी 20% कहां से लाओगे? अगर 20% आपने बाकी नहीं दिया तो आपको निकाल के फेंक देंगे बाहर। तो ये लोग क्या करते थे, ये मनी लेंडर्स के पास जाते थे, वो इनको पैसा देते थे और उस पैसे को ये ईस्ट इंडिया कंपनी को लगान की तरह चुकाते थे। तो मनी लेंडर एक नई क्लास यहाँ पे तैयार हो जाएगी, और ये बहुत बुरी तरह से इनका इंटरेस्ट रेट 24-24, 25-25, 50-50% रेट ज्यादा, 2 महीने में डबल, इतनी हाई इंटरेस्ट रेट कि पूरे इनके आने वाली कई पीढ़ियां उस रेंट को, जो ये मनी लेंडर से जो पैसा लेंगे उस पैसे का ब्याज चुकाते चुकाते मर जाएंगे, और मजबूरी में आके उनको इनके अंडर में स्लेवगिरी करनी पड़ेगी, मतलब कि नौकर बन के पूरी पुश्ते रहनी पड़ेगी। और ये 1947 तक हुआ, 1947 के बाद तक हुआ। ये जो चैटी वाला सिस्टम था, जो यहाँ से पैसा लिया गया, उसकी वजह से जो स्लेवरी क्लास तैयार हुई, वो आजादी के बाद भी कई सालों तक रही, कई सालों तक। तो ये बड़ा एक नई क्लास तैयार कर रहे हैं लोगों ने। सो ऑल ऑफ दीज ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू द ट्राइबल मद्रास फेमिन। मद्रास में जो फेमिन आया 1867 और 17 में, अब मैं बता दिया कि फेमिन के लिए बहुत बड़ा रीजन होता है सब कुछ, क्योंकि जब आपके पास फूड ग्रेन्स ही नहीं होंगे, सारा फूड ग्रेन तो ईस्ट इंडिया कंपनी लेके, तो लोग क्या खाएंगे? तो जो फेमिन आएगा उसके लिए एक बहुत बड़ा रीजन था ये। अगर पूछ ले जाए, क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन द रीजन बिहाइंड द मद्रास फेमिन ऑफ 1860, कोई व्हाटएवर जो भी किसी भी ईयर में दे दे, तो ये जो सारे पॉइंट आप एज इट इज छाप देना, ये तो फिक्स है ही। इसके अलावा उस पर्टिकुलर फेमिन से जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी लिख सकते हैं। कौन कौन से एरिया कवर थे इनके बारे में पहले बात कर चुका हूं, इंटायर डेक्कन है, बॉम्बे है, मद्रास प्रेसिडेंसी है, ठीक है। चलो, अब लास्ट सिस्टम है महलबारी सिस्टम। अब महलबारी में क्या है, इसका थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं सबसे पहले। हाँ, ये हॉल्ट मैकेंजी है, सबसे पहले इसने सिस्टम डेवलप किया था 1819 के अंदर, ठीक है। फिर इसकी ये जो रिकमेंडेशन थी, ये रेगुलेशन एक्ट आया था 1822, उसके अंदर ये सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया। इसमें एक चीज बोली गई कि जो भी जमींदार हैं उनके साथ तो 18% पे शेयर है, वह जो कल्टीवेटर है उनके साथ 95%, एक शेयरिंग दे दी गई। मैं इसको और डिटेल में बताता हूं। तो ये है कि अब अगर मान के चलिए, अज्यूम करिए कि आप किसी गांव में रहते हैं, ठीक है, एक गांव में रहते हैं, तो गांव बोल दो, स्टेट बोल दो, या महल बोल दो, महल, ठीक है। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जाएंगे उस महल में, महल के थ्रू जाएंगे और बोलेंगे भैया पूरे गांव से मुझे 80% या 95% टैक्स चाहिए, पूरे गांव से। कोई जमींदार नहीं बीच में, पूरा गांव आ गया, महल आ गया, या स्टेट आ गई, तो डायरेक्टली स्टेट से 80% लेंगे। अब पूरा गांव अनाज उगाएगा, और जो भी उनकी उपज आएगी उसका 80% ये लोग किसको देंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। मतलब यहां कल्टीवेशन तो इंडिविजुअली होगा, बट जो टैक्स होगा वो कलेक्टिवली होगा। अकेला अकेला किसान उगाएगा और पूरा गांव मिलकर जो भी उनका अमाउंट होगा उनको चुकाएगा, ठीक है। ये वाला सिस्टम होगा। कुछ याद आ रहा होगा, लगान मूवी आमिर खान की, ठीक है, 3 साल का लगान माफ कर देंगे, कुछ याद आ रहा है? हाँ, तो वही जरा देखते हैं इसमें। तो नॉर्थ इंडिया में 1822 हॉल्ट मैकेंजी की रिकमेंडेशन के बाद रेगुलेशन एक्ट 1822 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। बिटवीन 1801, एक सेकेंड, ठीक है, देखिए, तो हम बात करते हैं महलबारी सिस्टम के ऊपर, एक सेकेंड। तो नॉर्थन इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। रीजन देख लेते पहले, हमारी पिक्चर थोड़ी क्लियर रहेगी। सो 30% एरिया कवर करता है, आपको पता है 51% रायतवाड़ी, 19% परमानेंट सेटलमेंट, तो बचा 30% कौन लेगा? महलबारी सिस्टम। मतलब पूरे इंडिया की सब पिक्चर समझ में आ गई कि पूरे इंडिया में 51% जगह तो रायतवाड़ी सिस्टम चला था, आरएस सिस्टम, ठीक है। 19% पीएस सिस्टम लेके बैठे थे, और जो रिमेनिंग 30%, जो बचा कुछ इलाका था 30%, उसके अंदर क्या चला था? हमारा एमएस सिस्टम। मैं इनको पीएस, आरएस और एमएस ही बोलूंगा, आगे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट, राजवाड़ी सिस्टम और महलबारी सिस्टम। तो ये 30% इलाके में कौन कौन सा आता है? नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। अब आपको कल मैंने अगर जो नोट्स दिए थे, अगर आपने ध्यान से देखा हो, तो उसमें एक लास्ट में एक पैराग्राफ था जिसमें लिखा होता व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो दोनों के अंदर डिफरेंस समझा रखा था। तो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में कौन है? अवध, गंगा वैली एंड यूपी, साथ में पंजाब और सेंट्रल जो प्रोविंस है उसके अंदर, ठीक है, मध्य प्रदेश वगैरह जो पूरा इलाका है ये। तो इन सब में ये सिस्टम अप्लाई था। आओ और पढ़ते इसके बारे में। तो 1801 से 06 वेलेस्ली के बारे में पता है कि वेलेस्ली की एग्रेसिवली एक्सपेंशन की पॉलिसी थी, तो उसने बहुत बड़ा पोर्शन एक्वायर कर लिया नॉर्थ इंडिया के अंदर। तो वेलेस्ली ऑर्डर हिज ऑफिशियल टू मेक सेटलमेंट विद जमींदार इफ जमींदार वट नॉट प्रेजेंट, नॉट एग्री टू पे हिज। आप ध्यान से देखोगे सिस्टम के अंदर तो आपको समझ पाओगे जमींदार की पिक्चर क्यों आ रही है, क्योंकि हॉल्ट मैकेंजी ने जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया उसमें लास्ट में क्या चीज बोली, देखो ध्यान से, ये देखो क्या बोला रेगुलेशन 22 में, कि अगर जमींदार मौजूद है तो 80% जमींदार से लेंगे, लेकिन अगर जमींदार मौजूद नहीं है तो कल्टीवेटर का मतलब है महल, जो गांव से,
तो वहां से 95%, मतलब जमींदार को 15% जो एडिशनल शेयर देना पड़ा था वो डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी लेंगे। तो सोचो जमींदार जब होगा भी तो भी वो क्या कोशिश करेंगे कि यार जमींदार को गोली मारो, क्यों जमींदार ले, क्यों 15% इसको दे, बाकी हम ही ले लेते हैं। तो 95% कलेक्शन ये महल टू महल, महल का मतलब यहाँ पे स्टेट है, आप गांव समझ सकते हो जहां महल बने होते थे, समझ लो कि जो महल बना रखा है, महल का मतलब जो भी यहाँ पे एक पूरा एक रीजन में एक जो कंट्रोल कर रहा है वो पूरा रीजन वाइज ये बात हो रही है। ये पिक्चर समझ लेना, इस महल वाइज सिस्टम में जमींदार एलिमिनेट नहीं हुए। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन देखा था मैंने, इसमें जो बोला गया था जमींदार एलिमेंट, जमींदार के बारे में तो बोला हुआ है ना इसमें साफ कि जमींदार से हम कितना लेंगे 80%, और जो पीजेंट से 90। तो अगर जमींदार नहीं होंगे तो हम पीजेंट्स में जाएंगे, बट बाद में जमींदार होंगे तो भी ये पीजेंट पे जाएंगे क्योंकि उनको 15% प्रॉफिट मिल रहा होगा। पढ़ो दोबारा से स्टेटमेंट को जो मैं लिखा हुआ है, ऑर्डर हिज ऑफिशियल टू मेक सेटलमेंट विद जमींदार्स इफ जमींदार्स वर नॉट प्रेजेंट और नॉट एग्री टू पे हाई रेवेन्यू, मना कर दे कि मैं नहीं पे सकता, देन सेटलमेंट कुड बी मेड विलेज बाय विलेज, गिविंग प्रेफरेंस टू द विलेज हेडमैन और एनी अदर रिस्पेक्टेबल रॉयट ऑफ द विलेज। अब आप सोचोगे विलेज में ये क्वेश्चन भी दर्ज आ सकता है कि विलेज में कौन कलेक्ट करेगा, कि सब विलेज में वही हेडमैन जो सरपंच वगैरह होते थे, सरपंच क्लास या कोई ऐसा इंसान जिसकी इज्जत होती है गांव में, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई आप इतना कलेक्ट करके दोगे, और अगर नहीं पड़ेंगे तो बाद में पूरे पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा सिस्टम। ये एक रीजन था, आपने आमिर खान की मूवी थी लगान वाला, तो जो वो कबूल कर लेता है कि 3 गुना लगान हम पे करेंगे, तो आसपास के गांव वाले आ जाते हैं कि भाई तुमने कैसे लगान सिस्टम कर दिया, तुमने कैसे बोल दिया ये। तो याद करो वो एक्चुअल में महलबाड़ी सिस्टम का एग्जाम्पल था, क्योंकि वो जो महल था, जो राजा आपके बैठे बैठे हुए थे, जिन राजा भाई साहब जिनको जो लास्ट में वो जो उतारते माला के नाम मुझे याद नहीं, तो उस महल के अंदर में जितने भी गांव आते थे ये सिस्टम पूरा उसके लिए लागू था। तो अगर उसने जो हाँ करी वो एक्चुअली पूरे महल के लिए किया था, इसलिए वो दूसरे गांव के उठ के आ गए कि भाई तुमने कैसे हाँ कर दिया, क्योंकि अब तो पूरे महल को 30% देना पड़ेगा, 3 गुना लगान देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक अकेला किसान के साथ ये डीलिंग एक अकेले किसान के साथ नहीं थी ना, ये तो पूरा 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 क्यूमुलेटिव था, पूरा गांव को देना पड़ा था। हालांकि वो मूवी फिक्शन थी, उसमें कोई ट्रू सच्चाई नहीं है, ये मत सोचेगा। कोई बोल रहा है क्या कि उस मूवी में कोई सच्चाई सच्चाई नहीं थी, वो सिर्फ मूवी बनाई गई थी, ऐसे कहाँ सच्चाई हो सकती है। वैसे भी पुराने टाइम में तो अंग्रेजों के टाइम उस मूवी में बड़ा अच्छा दिखाएगा, आपने देखा होगा मूवी के अंदर कि अंग्रेज गोरी होती है और आमिर खान होता है, और उन दोनों के बीच लव स्टोरी दिखाई गई है। बट बड़ा ही मुश्किल, मुझे नहीं लगता कि उस समय जितना इनका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में वो लोग मतलब छूना तक पसंद नहीं करते थे इंडियंस को, बहुत ज्यादा। तो और वैसे भी इंडियंस में भी इस तरह से तो उन्होंने मेंटेलिटी बना रखी थी कि ये बहुत ज्यादा सुपीरियर है, तो ना बिल्कुल ये तो अलग ही लेवल के लोग हैं, इनको तो बढ़िया हाथ पैर लगे तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये मतलब बड़ा ही रेशियल, बहुत बुरी तरह का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। कुछ लोग ठीक थे इसमें, जैसे एनी बेसेंट भी होगी बाद में, जो आयरिश वुमेन है, तो उन्होंने कुछ अच्छा काम भी किया, बट ऐसे बहुत कम लोग थे। ज्यादातर में यही थोड़ा सा मेंटेलिटी खराब थी उन लोगों की कि हम इंडियन से हर चीज में सुपीरियर है, भले हो ना हो। आइए बात करते हैं, ज्यादा इसमें आगे नहीं बढ़ता मैं। तो अंडर द सिस्टम क्या होगा कि विलेज बाय विलेज या स्टेट बाय स्टेट सेटलमेंट होगा, या महल बाय महल। 3 क्लास बनाई जाएगी, सबसे पहले ऊपर होगा स्टेट जो ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, बीच में रॉयट जो किसान या गांव, और एक बीच में लंबोदार या विलेज हेडमैन। अब सोचो ये क्या कर रहे हैं, ये जमींदार से बच रहे हैं। ठीक है, जमींदार से बच रहे हैं, तो जमींदार की जगह क्या कर रहे हैं, लंबोदार या विलेज हेडमैन बना रहे हैं जो पूरे गांव का कलेक्ट करके इनको देगा। अब बताओ ये पूरी पावर किसके हाथ में दी, लंबोदार के हाथ में, लंबरदार या विलेज हेडमैन। तो ये अपनी पावर का बाद में मिसयूज करेगा। मिसयूज कैसे करें आपको बताइए कि मेरे रिश्तेदार हो तो मैं कम ले लेता हूं, तुम मत दो, तुम अपना अनाज अपने पास रखो, मैं बाकी लोग इधर ला पूरे उठा के ला, और नहीं देंगे तो उनके पास जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी से जो भी चाहो करे। तो ये अपनी पावर को बाद में मिसयूज करेंगे, और ये भी एक रीजन बनेगा पीजेंट के रिवोल्ट का, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को भी। ये लंबोदार जो है, जो इंटरमीडिएट है, बाद में अपनी पावर का मिसयूज करेंगे। तो इसको हम सिंपल एक लाइन में क्या डिफाइन कर सकते हैं मेलवायर सिस्टम को, कि कल्टीवेट इंडिविजुअली, अकेले अकेले कल्टीवेट करो, लेकिन रेवेन्यू कलेक्टिवली आपका जाएगा। महल का मतलब क्या है, महल का मतलब है विलेज और जागीर, स्टेट में बता चुका हूं पहले। तो रेवेन्यू यहां भी 20 से 30 साल के लिए फिक्स कर दिएगा, जैसे ग्रोथ वाइड सिस्टम के अंदर था। अब ये 20 से 30 साल क्यों गया, कैपेसिटी बनाने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रॉयत वाली सिस्टम में क्या था कि सॉइल की क्वालिटी और एरिया, कितना आपके पास है, 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा, उसके हिसाब से आपसे ले रहे थे। बट यहाँ एरिया नहीं था, यहाँ तो पूरा गांव आ गया ना, एरिया कहां से आएगा यहाँ पे। तो यहाँ सॉइल की क्वालिटी, उसके साथ में क्या है, नेचर ऑफ द क्रॉप एंड इट्स प्राइस। जैसे आपको बाजरा उगाना है, तो बाजरा कितना हो सकता है, उसकी प्राइस कितना, उसके हिसाब से आपसे रेवेन्यू लिया जाएगा, पैसा लिया जाएगा, समझ लो, बेचने के बाद इतना पैसा मिलेगा। या आप चावल उगाते हो, या आप कुछ और चीज उगाते हो, या आप मक्का उगाते हो, तो क्रॉप के नेचर के हिसाब से यहाँ डिसाइड किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बनाया हुआ प्रीलिम्स में, रॉयत वाइज सिस्टम, यहाँ पे यही चीज है। वहां भी सॉइल था, यहाँ भी सॉइल है, वहां एरिया था, यहाँ एरिया नहीं है, यहाँ पे क्या है, नेचर ऑफ द क्रॉप।
और पीरियडिकली असेसमेंट होगा, मतलब कुछ कुछ टाइम के बाद आपको पता है पीरियड कौन करेगा, आपको लगता है यूरोपियन के पास इतना टाइम होगा कि आगे इनका पीरियड असेसमेंट कर, वो भी पुट कट मेथड ही चलेगा बस यहाँ भी। तो ये बाद में ओवर असेसमेंट वाली प्रॉब्लम यहाँ भी आएगी, सारे सिस्टम में ओवर असेसमेंट है हर सिस्टम के अंदर, तो रॉयट्स के ऊपर ओवर बर्डन हो जाएगा। साथ में अगेन वही मनी लेंडर्स आ जाएंगे, चैटी जिनको बोलते हैं, लंबादार जो है उनको बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस मिलेंगी और वो अपनी पावर का बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। सो ड्यूरिंग 1850, बार बार मैं आपको क्यों 1857 का रिवोल्ट बोल रहा हूं, क्योंकि 1857 का रिवोल्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट सेवरल विलेजर्स आर एंड जमींदार, अच्छा मैं आपको ये भी बताता हूं मैं 1857 रिवोल्ट पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं अगर पूरे पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को अगर डिवाइड करूं तो एक पोर्शन तो हमने पढ़ा कौन सा 18th सेंचुरी वाला, जिसमें हमने मुगल्स के बारे में पढ़ा, मराठा के बारे में पढ़ा। अब एक पोर्शन हम कौन से पढ़ेंगे 1857 के बाद वाला, 1857 से लेकर 1947 के बीच का 90 साल का जो टाइम है, उस 90 साल को हम पढ़ेंगे। बट उस 90 साल और पुराने जो 100 साल जो 1707 से लेके या 1800 तक का जो टाइम था, उस ड्यूरेशन से लेके एक बीच में टाइम हो रहा था लगभग 50 साल का। उन 50 साल में एक बेस तैयार हो रहा है किसके लिए, 1857 के रिवोल्ट के लिए। 1857 का रिवोल्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि अभी तक का जितने भी आप पूरे मॉडर्न इतिहास पढ़ोगे उससे बड़ा रिवोल्ट नहीं, एक भी रिवोल्ट नहीं मिलेगा आपको पूरे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो जाता, वो रिवोल्ट सक्सेसफुल हो जाता, उसके कुछ फेलियर के रीजन भी रहे। सबसे बड़ा रीजन तो राजपूत और पंजाबी जो सिख स्टेट है, वो राजपूतों ने सपोर्ट किया, राजपूत स्टेट ने सपोर्ट किया, और साथ में जो सिख आर्मी में जो सिख थे उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट करा, तो उस चक्कर में रिवोल्ट सक्सेसफुल हो नहीं पाया। और दूसरा कोऑर्डिनेशन तो था ही नहीं रिवोल्ट के अंदर। नेक्स्ट क्या बोला, ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट सेवरल विलेजर एंड जमींदार ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया अटैक्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड मनी लेंडर्स एंड बर्न डाउन द रिकॉर्ड एंड अकाउंट। तो ये बहुत कुछ होगा, रिकॉर्ड ही जला दिया, अकाउंट ही जला दिया, पता ही नहीं चलेगा किसके पास कितना, किससे कितना लगान बाकी है, खत्म कर दी कहानी। तो ये क्यों आया, क्योंकि ये उनके अंदर भरा बैठा था, जो उन्होंने इतने सालों से झेल रहे थे वो सब निकल गया, मनी लेंडर्स को भी मार दिया, बहुत कुछ हुआ था 1857 रिवोल्ट में। एरिया तो बात हम पहले कर ही चुके हैं इसके बारे में, ठीक है, ये सब हो चुका है रेगुलर। अच्छा इसमें एक चीज और देखते हैं कि ये जो इतना हाई असेसमेंट था, ये आपको भी पता है कि बहुत ज्यादा 80% बहुत ज्यादा, महलबारी के अंदर प्रॉब्लम तो आपको भी दिख रही है, बहुत ज्यादा 80% बहुत ज्यादा अमाउंट है, 95% तो हद ही ज्यादा है। तो इसको कम करने के लिए एक और रेगुलेशन पास होता है, ये किसमें, अच्छा ये 80 और 95% किसने दिया था, रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1822। लेकिन बाद में जो रेगुलेशन एक्ट 1833 आया, जो विलियम बेंटिक के अंडर में आया, उन्होंने इसके अंदर थोड़ी सी रियायत करी, उसको 66% कर दिया, ये वाला 95% को 66% ऑफ द रेंटेड वैल्यूज। सेटलमेंट जो है उसको भी 30 साल के लिए फिक्स कर दिया गया। महल जो है वॉज एम्पावर्ड टू मेक इंटरनल एडजस्टमेंट, अगर आपको कुछ भी करना है, चेंजेस करना है जिसके अकॉर्डिंग रॉयट के हिसाब से आप कर सकते हो। महल 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 का मतलब लंबोदार, तो लंबोदार को वापस से प्रिविलेजेस मिल रही है। प्रिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम फील्ड मैप, फील्ड रजिस्टर, ड्राइंग और रिकॉर्ड। मैप का पूरा एक पूरा ड्राइंग पेपर बनाया था कि इसके बाद इतनी जमीन है, और एक रजिस्टर तैयार किया। इससे पहले कोई रजिस्टर नहीं था, क्योंकि जो भी मेथड होता पुट कट मेथड था। पुट कट मेथड का मतलब है कि जाओ बातचीत करके जाओ, उससे डिसाइड कर लो यहाँ से इतना लेना है। लेकिन अब प्रॉपर रजिस्टर बनने लगे, प्रॉपर मैपिंग होने लगी, प्रॉपर ड्राइंग तैयार होने लगी। सेटलमेंट, जिसका जो सेटलमेंट है महलबारी का, वो स्टार्ट किया किसके अंडर में, रॉबर्ट मार्टिन बर्ड, जिसको बोलते हैं फादर ऑफ द लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थर्न इंडिया। ये नाम इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के हिसाब से। और जो कंप्लीट हुआ वो क्या, जेम्स थॉमसन ने। तो दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट मार्टिन बर्ड जिन्होंने ये सेटलमेंट महलबारी सेटलमेंट स्टार्ट किया, और जो कंप्लीट हुआ वो जेम्स थॉमसन के अंडर में। 1855 में डलहौजी आता है, रिवोल्ट से 2 साल पहले, मतलब रहता है बट ऑलमोस्ट 56 में चला था। 56 में लॉर्ड कैनिंग आ जाता है, लॉर्ड कॉनिंग से पहले ये रहता है। तो लॉर्ड कैनिंग से पहले ये था, जिसने थोड़ा सा चेंजेस और करके था कि 66% को डिक्रीज करके 50% लेता है, और भी कम कर देता है, लगभग आधा टैक्स। बट फिर भी ये बहुत ज्यादा है, फिर भी ये काफी ज्यादा है। आप सोचिए, देखो आप जो भी मेहनत से उगा रहे हो उसका 50% तो सीधा सीधा ये लेंगे, तो किसानों के पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन यही है कि जो परमानेंट सेटलमेंट है जो 19% था, उसके अंदर कोई भी सेफगार्ड नहीं थे पीजेंट्स के लिए। आप जानते हो पीजेंट किसान के लिए, क्योंकि किसान को चाहिए नहीं, डायरेक्टली किसान सेटलमेंट कर रहे हो आप लोग जमींदारों से, तो यहां तो चीज खत्म होगी। दूसरा जो रायतवाड़ी सिस्टम था उसके अंदर क्या था, किसान, ये ऊपर वाला पॉइंट तो हो गया कि पीजेंट को सेफगार्ड मिल गया, आपको कोई 20 से 30 साल से पहले निकालेगा नहीं अगर आप टाइम पर रेंट चुका रहे हो, लेकिन वो रेंट ही बहुत ज्यादा है, तो अब किसान बेचारा क्या करे। तो यहाँ ओवर असेसमेंट की प्रॉब्लम है। वेयर एज जो एमएस सिस्टम है, जो महलबारी सिस्टम है, उसके अंदर क्या है कि जो छोटे छोटे किसान है उनको साइलेंट कर दिएगा, मोर प्रिविलेज दे दी किसको, लंबोदार को, जो विलेज हेडमैन है, तो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा। और जो स्मॉल, जो छोटे छोटे किसान थे जिनके पास 1-1, 2-2 बीघा जमीन थी, उनको साइलेंट कर दिया गया, उनसे कुछ भी नहीं पूछा गया, उनको जितना देना है पूरा का पूरा 80%, 100% उनके ऊपर थोप दिया गया। तो बहुत बड़े किसानों को तो प्रॉब्लम नहीं है, बट जो छोटे किसान थे, जो अपने 10 बोरी उगाते थे, उसमें तो 10 बोरी पूरे साल के लिए अपने पास रखते थे ताकि पूरे साल उनका गुजारा चले, और 10 में से 8 बोरी तो लंबोदार ले गया, अब 2 बोरी में कैसे अनाज में कैसे पूरे साल चलाएंगे। तो स्मॉलर जो राइट्स हैं वो साइडलाइन कर दिए गए। ये इन तीनों के अंदर जो फाइनल कंक्लूजन में मैं खत्म कर रहा हूं।
कुछ और पढ़ते हैं, थोड़ा एक दो पॉइंट। इनफैक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम कपल्ड विद द न्यू एंड करप्ट जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप broke down the entire socio-political and economic framework of the old village community। अब पहले क्या होता था, किसी को प्रॉब्लम है तो विलेज कम्युनिटी के जो सरपंच के पास जाता, सरपंच में मीटिंग होती थी। बाद में क्या होगा, ये जुडिशियल सिस्टम लेकर देंगे कि भाई आपको अगर लंबोदार से प्रॉब्लम है, आपको जमींदार से प्रॉब्लम है, या आपको यूरोपियन से प्रॉब्लम, तो आइए कोर्ट में आइए। अब बेचारा किसान कोर्ट में आएगा, कोर्ट की फीस इतनी महंगी, फिर कैसे करेगा? तो कोर्ट केसेस इनके चक्करों में वो वाला ये ना कि तारीख पे तारीख डालोगे ना, कि बस वही चलता रहेगा। तो इतना हैवी पैसा ये दे भी नहीं पाएंगे। पहले आसान होता था, कोई भी प्रॉब्लम होगी जाके सरपंच एक पंचायत बैठा ली और उसमें वो डिसाइड कर लिया। अब वो सिस्टम खत्म कर देंगे। जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेशन वो भी बिल्कुल करप्ट। ये करप्ट की वजह से अगर किसी किसान से 80% की जगह पूरा का पूरा ले भी रहे हो आप लगान, तो वो बेचारा कुछ कर भी नहीं पाएगा, मजबूरी में आकर उसको फांसी लगा के मरनी पड़ेगी, या रॉबर्ट्स बनना पड़ेगा, ठीक है, डकैत वगैरह बन के, या रिवोल्ट करके कुछ करेगा। अकेला रिवोल्ट करके कुछ कर भी नहीं पाएगा जब तक उसको लीडरशिप सपोर्ट मिलेगा नहीं। और लीडरशिप सपोर्ट मिलेगा 1857 के रिवोल्ट में। तो सारे के सारे राइट जो भरे बैठे इतने टाइम से, वो पूरा का पूरा खुल के इस रिवोल्ट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। सेकेंडली क्या है, एक न्यू क्लास क्रिएट हो जाएगी। मैं बता, लैंडलॉर्ड, लंबोदार, मनी लेंडर्स। तो ये क्या देंगे, ये टैक्स के कलेक्शन करने के लिए बहुत ही ऑपरेसिव मेथड का इस्तेमाल करेंगे। करप्शन यहां भी प्रिवेल हो जाएगा। ये बाद में 1857 के रिवोल्ट का बेस बनता हो जाएगा, पूरा बेस है। पॉलिटिकली विलेज पंचायत वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर मेन फंक्शन। पहले ही काम विलेज पंचायत क्या था कि कोई भी लैंड सेटलमेंट है, या जुडिशियल या एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, गांव में कुछ भी करना है, ये सब काम था। या कोई इंक्वायरी सुननी है, जुडिशियल इंक्वायरी, को डिसाइड करना, तलाक वलाक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, किसी में कुछ पंगा हो रहा है, लड़ाई हो रखी है, इनको इनकी पावर ही ले ली गई। पूरी पावर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना दिएगा उनके अंदर। तो ये सारा सिस्टम है। तीनों सिस्टम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है किस तरह का क्वेश्चन, मैं आपको दिखाता हूं मेंस में इनके ऊपर किस तरह के हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देख लीजिए एक बार, एक सेकेंड, सारे क्वेश्चन लिखे मेंस। अच्छा, अभी तक जो भी पढ़ा उसका हम बेस क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डिड द पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड हर्ट इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट इन द लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। तो भैया कैसे खत्म करा इन्होंने हमारे टेक्सटाइल और क्राफ्ट इंडस्ट्री को? बहुत आसानी से खत्म करे सर, कि ये मशीन मेड्स गुड्स जो थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से वो इंडिया में लाना स्टार्ट कर दिया। चीप होते थे, अट्रैक्टिव होते थे। दूसरी बात क्या है, हमारे जो गुड्स हैं उनके ऊपर बहुत ही हैवी टैरिफ इन्होंने लगाना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो भी चीजें मैंने आपको कल की क्लास में बताई, उसमें जो भी पॉइंट आपको अच्छे लगते हैं उसमें आप यहाँ फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द इमर्जेंस ऑफ न्यू सोसाइटी क्लास, सोशल क्लास इन ब्रिटिश इंडिया was the direct consequence of the establishment of the new social economy, new state system, administration machinery and western education। डिस्कस, ये बाद में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में और भी थोड़ा है, बेसिक पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटिश विजन ऑफ इंडिया हैज हैड नो सिंगल कोहेरेंट सेट ऑफ आइडिया। ऑन द कंट्री द आइडिया वर शॉट थ्रू द कंट्रोडिक्शन एंड इनकंसिस्टेंस। डिस्कस। वैसे तो क्वेश्चन की लाइन बड़ी आपको मुश्किल लग रही है, लेकिन आप उसको ढंग से पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि भैया इनका मकसद ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल सेट ऑफ आइडिया के साथ चले, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा लेना था। कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट या कोई सोशल डेवलपमेंट नहीं था। तो उसके रिगार्डिंग इस पूरा पेज भरना है, और इसको मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है बाद में जब इसको सिखाऊंगा। अभी सिर्फ आप क्वेश्चन देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा कौन से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, किसमें आपको दिक्कत आएगी। एग्जामिन क्रिटिकली द वेरियस फैक्टर्स इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ दी, वो भी पूछ रहे हैं इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, तो सारे सिस्टम बता दें, लैंड रेवेन्यू सिस्टम पूरा, आरएसपीएस और एमएस। Examine how the decline of the traditional artisan industry in colonial India crippled the rural economy। तो ट्रेडिशन जो इकोनॉमी सिस्टम, आर्टिसनल इंडस्ट्री थी, उसका रूरल इकोनॉमी से क्या इंपैक्ट था। तो आपको ये बताना है कि किस तरह से, अभी आज पढ़ाऊंगा मैं आपको थोड़ा आगे, कि किस तरह से कमर्शियलाइजेशन कर दिया हमारे क्रॉप्स का, ठीक है, वो भी इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो। कि फोर्स किया गया फूड ग्रेन्स की जगह आप लोगों को क्या होगा ना भैया, जो ऐसी क्रॉप है जो कैश क्रॉप जिनको बोलते हैं, इंडिगो हो गया या अफीम हो गया, ओपियम हो गया, इस तरह का। तो बाद में ट्रेडिशनल जो आर्टिसन इंडस्ट्री कैसे खत्म करेंगे आप बता। ट्रेडिशनल आर्टिसन इंडस्ट्री क्या है, जो आर्टिस्ट होते थे, आर्टिस्ट में आप किसी भी तरह आर्टिस्ट को जोड़ सकते हो, ठीक है। अब उनके क्या है, पेट्रोनेज जो थे उनको वो देते थे पुराने जो उनके रूलर्स होते थे, जो राजा महाराजा होते थे। अब वो राजा महाराजा की पूरी संपत्ति तो उन्होंने ले ली, उनको कैप्चर कर लिया, अवध हो गया, पंजाब हो गया, वटेवर जो भी है। तो इन आर्टिशंस के ऊपर जो पेट्रोनेज था, जो हाथ था राजाओं का, वो खिंच गया। अब इनको पैसा कहां से मिलेगा? दूसरी चीज, ये जो आर्टिशंस थे जो अपना माल बेचते थे, वो बेचने के लिए अब इनके पास उतना कोई बायर रहेगा नहीं। बायर आपके पास ईस्ट इंडिया कंपनी है, और बायर फिर अपने हिसाब से रेट डिक्टेट करेगा। तो उस डिक्टेशन की वजह से क्या होगा, पूरी पूरी जो ट्रेडिशनल जो सिस्टम चला रहा था वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगा, काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वेल, ये सारे क्वेश्चंस अभी आप पूरी तरह से आंसर करने के लिए कैपेबल नहीं है, क्योंकि अभी बहुत कुछ आपको सीखना है। अभी वेट करिए, मेंस में जब मुझे लगेगा कि हम इस लेवल में पहुंच गए कि अब हम अच्छे से लिंक करके, चीजों को लिंक करके फ्रॉम 18th सेंचुरी टू आगे जो भी हम पढ़ेंगे, अगर लिंक करके हम लिख सकते हैं, तब मैं आपको मेंस का आंसर लिखने के लिए बोलूंगा। बट अभी जब पढ़ते रहो तो एक बार सोचा करो, विजन लाया करो कि इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, और वो सोच के आप टेलीग्राम में बताया करो, या अलग से मेरे को मैसेज भी कर देगा, सर मैंने ये सोचा है कि ये पॉइंट इसके अंदर हो सकते हैं, अगर मुझे लगेगा सही तो बता दूंगा। बाकी अभी आपको मेंस पे आंसर राइटिंग नहीं करनी है, कुछ टाइम वेट करना, लगभग 10 दिन और
उसके बाद हम इस पर आंसर रेडी करेंगे जब हमारे मेंस के जो चैप्टर है वो सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। बाकी काफी सारे क्वेश्चन है इसमें, मेंस में बहुत ज्यादा आप देख सकते हैं इस चैप्टर की वेटेज कितनी ज्यादा है कि मेंस में इसमें थोक के भाव क्वेश्चन आते हैं, हर 2-3 साल के अंदर क्वेश्चन आते आता रहता है, और एक चैप्टर में से हर 2-3 साल में क्वेश्चन आ रहा, तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट 2017 में आया था, तो मे भी 2020-21 में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस साल देखते हैं, या तो इस साल आएगा, नहीं तो अगले साल तो आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब अगला जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा इस वाले सिस्टम को। ये मैंने आपको नोट्स तो पहले ही प्रोवाइड कर दिए, काफी बड़ा है ये भी, ये कल देखते हैं, आज के लिए तो काफी है। डन, ठीक है भाई, खत्म है यहाँ तक।